नमस्कार। विप्रो के 16 अप्रैल 2026 के फाइनेंशियल फाइलिंग्स के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सिर्फ बोरिंग आंकड़ों की लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके बजाय हम इन बारीक डिटेल्स के पीछे छुपे उस एक विशाल कॉर्पोरेट फैसले को डिकोड करेंगे जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हम कंपनी की स्थिरता, उनके मुनाफा कमाने की क्षमता और सबसे जरूरी बात, शेयर होल्डर्स की जेब में वापस क्या आ रहा है, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़, ये वाकई एक बेहद विशाल आंकड़ा है। एक ऐसी धनराशि जो किसी का भी ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन सोचिए, विप्रो की इस फाइलिंग में ये बड़ा नंबर आखिर किस चीज को दर्शाता है? ये नंबर अचानक से कहां से टपका और इसका क्या मतलब बनता है? दरअसल ये बहुत बड़ा आंकड़ा विप्रो के प्रस्तावित शेयर बायबैक का अधिकतम आकार यानी मैक्सिमम साइज है। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। शेयर बायबैक एक ऐसी कॉर्पोरेट प्रक्रिया है जहां कोई कंपनी अपने ही शेयर्स मौजूदा शेयर होल्डर से वापस खरीदती है। इससे होता यह है कि मार्केट में उपलब्ध आउटस्टैंडिंग शेयर्स की कुल संख्या कम हो जाती है। एक तरह से देखें तो कंपनी अपने ही ऊपर निवेश कर रही है और अपना वैल्यू बढ़ा रही है। ये हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा रहेगा कि आखिर एक कंपनी इतना बड़ा आर्थिक कदम कब और क्यों उठाती है। अब इस बायबैक के पीछे की जो मैकेनिक्स है ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। यहाँ मैक्सिमम 60 करोड़ शेयर्स खरीदे जाएंगे, जो कंपनी के टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का लगभग 5.7% हिस्सा बनता है। और सबसे बड़ा आकर्षण है इसका ऑफर प्राइस, जो 250 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। ये सब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एक टेंडर ऑफर के जरिए किया जाएगा। एक और बहुत ही ध्यान देने वाली बात इस फाइलिंग से निकल कर आती है, और वो ये कि कंपनी के प्रमोटर्स ने भी इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने का यानी अपने शेयर्स वापस बेचने का इरादा जताया है। तो विप्रो का 2026 का फाइनेंशियल स्कोर कार्ड क्या कहता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि विप्रो की ऐसी क्या आर्थिक स्थिति है जिसने इतने बड़े पैमाने पर पैसा लौटाने के इस कदम का समर्थन किया है। अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ऑपरेशन से आने वाले कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में एक बहुत ही स्पष्ट और पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देती है। 2025 में जहां रेवेन्यू 8,90,884 मिलियन रुपए था, वहीं 2026 में ये जंप करके सीधा 9,26,240 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। किसी भी कंपनी के लिए अपने रेगुलर ऑपरेशन से आने वाली ऐसी लगातार वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा और ठोस सबूत होती है। अब अगर मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आता है। ऑपरेशंस का स्केल इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद मुनाफा काफी स्थिर रहा है, बल्कि उसमें एक हल्की बढ़ोतरी ही देखी गई है। 2025 में जहां नेट प्रॉफिट 1,32,180 मिलियन रुपए था, वहीं 2026 में ये थोड़ा सा बढ़कर 1,32,655 मिलियन रुपए हो गया। आमदनी में तेजी और मुनाफे में स्थिरता, ये दोनों चीजें मिलकर सच में मार्केट और निवेशकों को एक ठोस आत्मविश्वास देती हैं। और ये चीज बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि इन आंकड़ों को पत्थर की लकीर क्यों माना जा सकता है। ये डिलॉयट, हस्किन्स एंड सेल्स LLP द्वारा दिया गया एक बिल्कुल अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं। देखिए, जब 15,000 करोड़ रुपए का कोई इतना बड़ा फैसला लिया जाता है तो इस तरह की स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्वसनीयता होना सबसे जरूरी होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के खाते बिल्कुल साफ, सटीक और भरोसेमंद है। आइए अब जरा कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए, सिर्फ कागजों पर मुनाफा दिखना एक बात है, लेकिन हकीकत में बिजनेस में नकदी का आना एक बिल्कुल ही अलग कहानी होती है। तो देखते हैं कि ऑपरेशन से असल में कितनी नकदी आई है। और यहाँ एक और बेहद विशाल आंकड़ा उभरकर सामने आता है, 95,708 मिलियन रुपये। जी हाँ, ये मार्च 2026 में खत्म होने वाले साल के लिए स्टैंडअलोन एंटिटी द्वारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट किया गया नेट कैश है। जब किसी कंपनी का डेली ऑपरेशन इतनी भारी मात्रा में कैश पैदा करता है, तभी वो अपने बिजनेस में लगातार निवेश करने के साथ साथ इतने कॉन्फिडेंस से एक बड़ा बायबैक प्लान ला सकती है। कैश का यही फ्लो दरअसल उस महत्वाकांक्षी बायबैक का मुख्य इंजन है। इस शानदार कैश फ्लो का एक और पॉजिटिव असर यहाँ साफ देखा जा सकता है। सिर्फ बायबैक की हेडलाइंस ही नहीं, बल्कि कंपनी ने पिछले साल के दौरान 11 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का एक मजबूत इंटरिम डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जमा किया है।
इसका मतलब बिल्कुल साफ है, विप्रो सिर्फ शेयर्स वापस खरीद कर ही नहीं बल्कि रेगुलर डिविडेंड के माध्यम से भी सीधे नकद को शेयरहोल्डर्स की तरफ मोड़ने की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। आइए अब इन कॉर्पोरेट मूव्स और मर्जर्स की तरफ चलते हैं। इन बोर्ड मीटिंग्स में सिर्फ फाइनेंशियल आंकड़ों पर ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े कुछ बहुत ही अहम प्रशासनिक फैसले भी लिए गए हैं। इन 2 दिनों के अंदर कंपनी के ढांचे में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अगर जल्दी से इन पर नजर डालें, सबसे पहले मिस तुलसी नायडू को जुलाई 2026 से जून 2031 तक के अगले 5 सालों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जो लीडरशिप में एक अच्छी स्थिरता दर्शाता है। उसके अलावा विप्रो एचआर सर्विसेज और विप्रो ओवरसीज आईटी जैसी 5 होली ओन्ड सब्सिडियरीज का अब मुख्य कंपनी विप्रो लिमिटेड के साथ मर्जर मंजूर हो गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है और इस अमेलगमेशन को अप्रैल 2024 से प्रभावी मानते हुए पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट्स मेथड के जरिए अकाउंट किया गया है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये सारे कदम कॉर्पोरेट ढांचे को और भी सरल और प्रभावी बनाने की एक ठोस कोशिश है। कॉर्पोरेट लेवल पर इन बदलावों के अलावा ये देखना भी काफी फैसिनेटिंग है कि देश की वृहद नीतियां किस तरह सीधे एक कंपनी की बैलेंस शीट को प्रभावित करती हैं। सरकार ने नए लेबर कोड्स लागू किए जिन्होंने 29 पुराने कानूनों की जगह ली। अब इन नए कोड्स के पालन के नतीजे में क्या हुआ? विप्रो को एम्प्लॉई बेनिफिट्स, खासकर ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट की प्रोविजन में 2,562 मिलियन रुपए का शुद्ध इजाफा यानी नेट इंक्रीज दाखिल करना पड़ा। ये इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि नेशनल पॉलिसी के बदलाव कैसे सीधे खर्चों को आकार देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन तमाम पन्नों, आंकड़ों, कैश फ्लोज और प्रशासनिक बदलावों को एक साथ रखने के बाद अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, कोई भी कंपनी हवा में ऐसे फैसले नहीं लेती। ये 15,000 करोड़ रुपए का विशाल बायबैक किसी अचानक आई सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उन स्थिर मुनाफे, लगातार बढ़ते रेवेन्यू और एक सक्षम, मजबूत कैश फ्लो की एक सीधी प्रतिक्रिया है जो हमने इनके इस फाइनेंशियल स्कोरकार्ड में अभी देखी। अंत में ये सब कुछ समझने के बाद एक बड़ा सवाल सामने जरूर आता है। एक ऐसी ठोस कंसोलिडेटेड ग्रोथ, इतना स्थिर नकदी प्रवाह और इस 15,000 करोड़ रुपए के चलते हुए मैसिव बायबैक के मद्देनजर विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए आगे का रास्ता कैसा होगा? हम यहाँ बिल्कुल कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन प्रमाणिक आंकड़ों और ठोस कॉर्पोरेट स्थिरता को देखने के बाद आशा है कि इन फाइनेंशियल दस्तावेजों के पीछे की पूरी कहानी आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।